मुंबई टू थाने चला था। लगभग 34 किलोमीटर के आसपास ये ट्रेन चली थी। मैं फिर से बता दूं कि ये ट्रेन चलाने का उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था? क्या लगता है कि भारतीयों के लिए चलाया गया था? नहीं दोस्त, ये चलाया गया था अपने स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए। अंग्रेज लोग यहाँ से जितने भी भारत के माल होते थे उन सारे भारत के माल को लेकर जाता था कहाँ? ब्रिटेन, जो अच्छे कीमत पर बेचता था और वहां के घटिया सामान को लाकर भारत में उच्च कीमत पर बेचा जाता था। इसी को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने देखा और कहा कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी के रूप में, यानी धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। गोलघर का निर्माण, ये गोलघर है वो कहाँ? पटना में, पटना में। और संभवतः कहा जाता है कि अनाज अन्नागार वगैरह के लिए इसको बनाया गया था। कहा जाता है, ऐसा कहानी है, इतिहास में लिखा गया है कि ये संभवतः अन्नागार के रूप में बनाया गया था और इसमें कई सीढ़ियां भी है गोलघर में। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। पहले सांस्कृतिक विकास बिहार में कम हुआ था, अब सांस्कृतिक विकास बिहार में तो कुछ ज्यादा हो गया है। और ये अन्नागार जो है यानी गोलघर जो है, इनका काफी अच्छे से हिफाजत रखा गया, हिफाजत किया गया है। तो गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 में। कब हुआ था? जल्दी से बोलो। 1786 में। गोलघर का निर्माण हुआ था 1786, 1786 लिख लो, 1786, 1786 दोस्त, 1786। ठीक है। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? आज क्लास छोड़ना मत, क्योंकि आज इसका लास्ट क्लास होगा और लास्ट क्लास में 5 से 7 मिनट का जो सेशन होगा, लास्ट का 5 से 7 से 10 मिनट का जो सेशन होगा, समग्र मॉडर्न हिस्ट्री का विश्लेषण में बताने वाला हूं। तो बोलोगे कि सर 5 ही मिनट में? जी हाँ दोस्तों, 5 ही मिनट में बंगाल विभाजन से भारत को आजाद करा देंगे हम लोग, ताकि आज हम लोग का जो खत्म होगा उसका एक सारांश आपके पास आ जाए और क्वेश्चन बन पाए। तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा मिला था 1912 में। 2 ही 3 तो डेट याद रखना पड़ता है, 1912 और 1936। चलो नेक्स्ट, मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष पटना में कहां से मिले हैं? तो ये कुम्हरार है ना, कुम्हरार, कंकड़ बाग के आगे जाओगे पटना के पास तो वहां आपको मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष पटना में आपको मिल जाएंगे, कुम्हरार। मौर्य काल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा, बोलोगे सर ये तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तो आपके बुक में एनसीईआरटी एससीईआरटी वाला जो बुक पढ़ोगे ना, उसमें कुछ पॉइंट जो है अलग से डाला गया है ताकि आप चीजों को समझ पाए। वो दूसरे चीजों को समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल का प्रयोग किया है और वो टॉपिक ही इसका एक सारांश बन जाता है। तो मौर्य काल के संस्थापक कौन थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके उत्तराधिकारी आप लोगों को पता है कि बिंदुसार नाम के व्यक्ति थे, राजा थे बिंदुसार, और उसके उत्तराधिकारी थे अशोका द ग्रेट। अशोक महान वही थे जिन्होंने 261 बीसी में कलिंग पर विजय की थी और 269 बीसी में अपने राजगद्दी को प्राप्त किया था। कलिंग विजय की जानकारी उनके 13वां शिलालेख से मिलती है। कौन सा शिलालेख दोस्त? अशोक के 13वां शिलालेख से हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ठीक ना। चलो नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी। देखो जब भी 20वीं शताब्दी हो, जैसे पूछेगा 18वीं शताब्दी, तो भैया 1700 से लेकर ना 1800, लगभग 1800 तक के ईस्वी को हम लोग 18वीं शताब्दी कहते हैं। पूर्वार्ध बोलेगा तो 1700 से लेकर 1750 तक के ईस्वी को हम लोग पूर्वार्ध करते हैं, जबकि 1750 से 1800 तक के काल को हम लोग उत्तरार्ध करते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही शब्दों का भरमार है, उत्तरार्ध, और यहाँ पर बोलेगा पूर्वार्ध। तो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का मतलब क्या हुआ। उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेकर 2000, 1900 से लेकर 2000 यानी 20वीं शताब्दी के पहले शुरुआत में, मतलब कब? 1900 से लेकर 1950 के बीच की घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बोल रहा है 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे? तो भाई एक मात्र 11% लोग। कितने लोग? 11% लोग रहते थे, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अभी भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश था, अभी भी है ना, याद रखना।